एंड्रयू कार्नेगी, जो कि अपने टाइम के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान नेपोलियन हिल को यह चैलेंज दिया था कि वो दुनिया के सबसे अमीर, पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेकर सक्सेस का एक इजी तरीका लोगों तक पहुंचाए, ताकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर सके। और नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। 20 साल रिसर्च करने के बाद और 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने ये कमाल की बुक लिखी, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। 1937 में लिखी गई इस बुक को आज भी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक में गिना जाता है। तो आज मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक से ही कुछ काम के प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल नंबर 1, बर्निंग डिजायर। सक्सेस का सबसे मेन प्रिंसिपल है डिजायर, इच्छा। कोई भी इंसान बिना इच्छा के कोई काम नहीं कर सकता। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। बिल गेट्स के अंदर कंप्यूटर्स को डेवलप करने की इच्छा थी, वो कंप्यूटर्स को लेकर पैशनेट थे, तभी वो आज इतने सक्सेसफुल है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, हर कोई जो भी आज काम कर रहा है वो शुरू से ही उस काम को करने का डिजायर लिए चल रहा था। यहाँ बात बर्निंग डिजायर की हो रही है, एक ऐसी डिजायर जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हो। वरना अमीर कौन नहीं होना चाहता, सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता, पर सिर्फ चाहने से, विश करने से कुछ नहीं होता। कुछ कर दिखाने की आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं उनकी खुद की नहीं होती। देखा कि किसी दूसरे के पास रॉयल एनफील्ड है तो अब हमें भी वही चाहिए, फिर देखा कि किसी के पास मर्सिडीज है तो अब वो भी चाहिए। एक ट्रू डिजायर वो होती है जो आपकी खुद की हो और वो इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए। और किसी दूसरे को देख के विश करना बर्निंग डिजायर नहीं होता। एक कहानी से आपको डिजायर की पावर समझाता हूँ। 15वीं शताब्दी के सबसे महान राजाओं में से एक कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महाराज थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। वो लगातार युद्ध जीत रहे थे। तभी उनके राज्य में कुछ विद्रोही घुस आए जो कि तुंगभद्रा नाम की नदी के दूसरी तरफ छिपे हुए थे। कृष्णदेवराय ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को वहां भेजा ताकि वो उन विद्रोहियों को खत्म कर सके। सेना बड़ी नाव के जरिए दूसरी तरफ पहुंची और युद्ध शुरू हुआ। कुछ समय युद्ध चलने के बाद विद्रोहियों की सेना कृष्णदेवराय की सेना पर हावी पड़ने लगी और कृष्णदेवराय की सेना अपनी जान बचाने के लिए नाव पर बैठकर वापस आ गई। जब राजा कृष्णदेवराय को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस बार पहले से दुगनी सेना को तुंगभद्रा नदी के उस पार भेजा जाए और विद्रोहियों का संपूर्ण नाश कर दिया जाए। उनके आदेश पर सेना वहां पहुंची और इस बार दुगनी सेना होने के बावजूद भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। कृष्णदेवराय की सेना फिर से कमजोर पड़ने पर नाव पर बैठकर वापस आ गई और इस बार कृष्णदेवराय समझ गए कि समस्या आखिर में क्या है। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि इस बार जब सेना नदी की दूसरी तरफ पहुंचे तो सभी नावों को आग लगा दे और फिर युद्ध लड़े। सभी मंत्री उनकी ये बात सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे कि महाराज फिर सेना वापस कैसे आएगी। कृष्णदेवराय ने उस समय इन बातों का उत्तर नहीं दिया। इस बार जब कृष्णदेवराय की सेना नदी के उस पार पहुंची तो राजा के आदेश अनुसार पूरी सेना ने सभी नाव को जला दिया। अब उनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। उनके पास बस दो ही ऑप्शन थे, या तो विद्रोहियों को मार के जीत हासिल करो या फिर मरो। और इसी के चलते उनके मन में जीतने की एक बर्निंग डिजायर पैदा हो गई और कृष्णदेवराय की सेना ने विद्रोहियों को मारकर जीत हासिल की। कृष्णदेवराय जानते थे कि बिना तीव्र इच्छा के जीत हासिल नहीं की जा सकती। और इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि एक बर्निंग डिजायर कितनी पावरफुल होती है। प्रिंसिपल नंबर 2, परसिस्टेंस। प्रयास करने का पूरा फल तभी मिलता है जब कोई इंसान हारने से मना कर दे। परसिस्टेंस, जिसको आप कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। सक्सेस के रास्ते में रुकावटें तो आती ही है, पर जो भी इंसान उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करके आगे बढ़ता रहता है उसी में क्वालिटी होती है सक्सेस पाने की। हिस्ट्री उठा के देख लो, थॉमस एडिसन 1000 टाइम्स फेल हुआ पर रुका नहीं और लाइट बल्ब इन्वेंट किया। डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक कहानी से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अफगानिस्तान के एक रेगिस्तान में एक गांव था। एक बार वहां एक मुसाफिर आया और गांव में रहने वाले सभी आदमियों से बोला, यहाँ से काफी दूर पर एक गुफा है जिसमें करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है, हीरे मोती छिपे हुए हैं। मेरा तो कोई
घर परिवार नहीं, इसीलिए मुझे उस खजाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई चाहे तो उस खजाने तक पहुंच सकता है और अमीर बन सकता है। और इतना सुनते ही उस गांव के 16 लोग उस खजाने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने खाना पीना साथ में लिया और ऊंट पर सवार होकर चल दिए। 100 किलोमीटर चलने के बाद उन 16 लोगों में से 8 लोग वापस लौट आए, ये सोचते हुए कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिलेगा और ये सब झूठ है। अब जो 8 लोग बचे हुए थे वो आगे बढ़ गए। 200 किलोमीटर चलने के बाद 4 और लोगों ने हार मान ली और वो भी वापस लौट गए। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे हुए थे। जो 4 लोग बचे हुए थे वो रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुके थे। तेज गर्मी और धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से एक और आदमी वापस लौट गया और अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे। उन्हीं में से एक था आफताब। 500 किलोमीटर आते आते 2 आदमी और लौट गए। अब सिर्फ आफताब ही बचा हुआ था। वो अकेले ही आगे बढ़े जा रहा था। 600 किलोमीटर आते आते आफताब का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसके पास अब बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। आफताब जो कि 700 किलोमीटर पहुंचने वाला ही था कि उसका ऊंट मर गया। अब आफताब पैदल ही आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि उसका पानी खत्म हो चुका है और कोई गुफा या खजाना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आफताब ने हौसला नहीं हारा और वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। वो कुछ ही दूर चल पाया था कि उसकी एनर्जी खत्म होने लगी। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, पर तभी उसे सामने एक तालाब दिखाई पड़ा। वो कैसे भी करके उस तालाब तक पहुंचा और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वो अब तक अपने गांव से 900 किलोमीटर दूर आ चुका था। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उसे एक गुफा दिखाई पड़ी और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर घुसा उसने देखा कि अंदर सोना ही सोना है। पास में ही एक गांव था। आफताब ने वहां से 10 ऊंटों का इंतजाम किया और वो सारा खजाना लेकर अपने गांव वापस आ गया। पूरा गांव आफताब की वाहवाही करने में लगा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खजाना ले आया है, बल्कि इसलिए कि वो एक बहादुर इंसान की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। आफताब ने बहुत सा खजाना गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले अब उसे बहुत ही इज्जत की नजर से देखते थे और उसका एक अलग ही रुतबा था। और ये सब उसकी हार न मानने वाले माइंडसेट और आगे बढ़ते रहने वाले डिसिप्लिन के दम पर था। इस कहानी से डिसिप्लिन की पावर को साफ साफ देखा जा सकता है। इसीलिए लगातार काम करते रहो, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 3, पेशेंस। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता पाने का सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत से लोग कोई एक काम शुरू करते हैं, 2 दिन उसको करते हैं और उसके बाद कोई दूसरा काम करने में लग जाते हैं। फिर किसी को देखा तो ये फलाना काम कर रहा है और इतना पैसा कमा रहा है, फिर वो काम करने में लग जाते हैं और फिर वो पूछते हैं कि वो सफल क्यों नहीं होते। अरे भैया, धैर्य रखो। जो एक काम पकड़ा है उसमें जी जान से काम करो। अगर काम में दम होगा तो सफलता मिलनी ही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि वो एक हीरो का रोल प्ले करेंगे। पर जैसे ही वो किसी रोल के लिए अपनी फोटो भेजते तो दूसरी तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो दिखने में हीरो की तरह बिल्कुल नहीं लगते थे। एक समय तो ऐसा भी था जब नवाज के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी तो उसने उन्हें अपने घर में पनाह दे दी, इस शर्त पर कि घर का सारा काम वो करेंगे। नवाज को फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही मिलते थे, जिससे उनका खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। 12 साल तक नवाज ने ऐसे ही स्ट्रगल किया और उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला। लेकिन फिर ब्लैक फ्राइडे नाम की एक फिल्म में उन्हें थोड़ा बड़ा रोल मिला और जिससे उन्हें फाइनेंशियली काफी हेल्प हुई। साथ ही अनुराग कश्यप जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने नवाज के टैलेंट को पहचाना और उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर में लीडिंग एक्टर का रोल मिला। और इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक वो बड़ी फिल्मों में नजर आते रहे, जैसे कि माझी, द माउंटेन मैन एंड बजरंगी भाईजान। कुछ लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो 1 महीने पेशेंस नहीं रख पाते और वहीं दूसरी तरफ नवाज ने 12 साल तक पेशेंस रखा। उनकी जगह शायद कोई और होता तो गिव अप कर देता, पर उनमें जुनून के साथ साथ धैर्य भी था, जिसके बल पर ही वो आज इतने बड़े स्टार बन पाए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, इमेजिनेशन। 500 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि एक दिन हम उड़कर पूरी दुनिया में घूम सकेंगे या एक दिन हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंसान से
बात कर सकेंगे तो लोग आपको एक बड़ा पागल बताते। पर आज ये एरोप्लेन और मोबाइल फोन के रूप में एक नॉर्मल सी चीजें हैं। आज भले ही ये नॉर्मल हो, पर कभी ना कभी तो ये किसी इंसान के दिमाग की इमेजिनेशन ही रही होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का इमेजिनेशन पर एक फेमस कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जब इतना हाईली इंटेलिजेंट आदमी इमेजिनेशन को इतना इंपॉर्टेंस देता है तो हमें भी इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप कुछ सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो वो आप अचीव भी कर सकते हो। बस जरूरत है तो कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेने की। तो ये थे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, और इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स ही बता पाया हूँ। अगर आप बाकी के प्रिंसिपल्स भी जानना चाहते हो तो कमेंट करो, और अगर आप लोगों ने कहा तो मैं जल्द ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।